देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और रिहा हो गया है नाबालिग दोषी। जी हां, निर्भया कांड का वो नाबालिग दोषी अब रिहा हो गया है, क्योंकि सवाल यही उठ रहा था कि क्या उसका रिहा होना इंसाफ का अधूरा रह जाना है। आपको मैं बता दूं, आशा देवी बताती हैं कि आखिरी 10 दिनों में निर्भया प्यास के लिए, पानी के लिए 2 बूंद रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उसके शरीर की ऐसी हालत कर दी थी उन दरिंदों ने कि वो पानी तक अपनी बेटी को पिला न सकी। 3 साल जुवेनाइल जस्टिस होम में रहने के बाद वो नाबालिग दोषी आज रिहा कर दिया गया है। ये इंसाफ क्या वाकई इंसाफ है या फिर नाइंसाफी है, ये देखिए। कुछ कहने वाली हैं आशा देवी, इस वक्त मौजूद हैं, आपको सुनाते हैं। चाहती हूँ कि जिस समाज ने उस प्रतिनिधि चुन के कुर्सी पे बैठा है, आज आप लोग देख लीजिए कि समाज ने आपके साथ कितना वादा पूरा किया। 3 साल बीत गए, मैं संघर्ष करती रही, लेकिन आखिरकार सरकार ने उसको छोड़ दिया। मैं सरकार से, अपनी कानून व्यवस्था से यही पूछना चाहती हूँ कि किस तरह का क्राइम होगा, किस तरह मर्डर होगा, किस तरह महिलाओं को क्षति पहुँचेगी रोड पे, तो हमारी सरकार जगेगी, कानून व्यवस्था को अपनी बनाएगी और कब तक मुजरिमों को सपोर्ट करेगी, ये अब समाज फैसला करेगा। अब मेरा फैसला नहीं है, अब समाज फैसला करेगा कि सरकार के साथ क्या करना है। लेकिन अब खबर आ रही है कि उसको छोड़ दिया गया है। अरे उसको 1 हफ्ता पहले छोड़ दिया गया था, मैं क्या करूं? सरकार को अगर नहीं समझ आ रहा है, सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है, बच्चियों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। आज मैं मजबूर होकर रोड पे हूँ, लेकिन हमारे सरकार को कोई फर्क नहीं है। सरकार तो चाहती है कि लोग मरे, जूझे और हम तमाशा देखें। सर्वर क्या है? सर्वर दिया 4 क्यों हताश है एक माँ इतनी ज्यादा कि आंसुओं में वो बार बार बिलख रही है, क्योंकि वो जानती है कि ये इंसाफ उसके लिए पूरी तरह से अधूरा रह गया है। और खबर भी अब मिल गई है कि वो नाबालिग दोषी रिहा कर दिया गया है। हालांकि अगर आपने सुना हो, वहाँ केजरीवाल हाय हाय के नारे लग रहे हैं, तो अलग अलग किस्म की राजनीति भी तमाम जगहों पर हो रही है, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री से नाराज है तो कुछ बैनर्स वहां ऐसे लगे हुए हैं जिसमें लिखा है कि पीएम मोदी कहाँ है। काशदीप इनका भी कहना है। हालांकि कुछ पोस्टर्स अगर आप पीछे देख रहे हो तो लिखा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी कहाँ है आप। तो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लोगों का गुस्सा दिख रहा है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये रोष है उस परिवार का और तमाम विरोध प्रदर्शनकारियों का जो वहां पर मौजूद है। दिल्ली के लोग हैं जो सड़कों पर उतरे हैं। और राम किंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राम किंकर, खबर मिली मां को कि रिहा कर दिया गया है, बहुत गुस्से में है। देखिए, चूंकि 9 दिसंबर को ऑर्डर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने किया था और ये ऑर्डर में किया था कि थ्रेट को देखते हुए, सुरक्षा की भावना को देखते हुए जो नाबालिग दोषी है उसको किसी अननोन लेकिन सुरक्षित प्लेस पे लाया जाए। तो यही वजह है कि उसको गुप्त स्थान पे रख दिया गया था और कुछ दिन पहले। हालांकि ऑफिशियली किसी ने नहीं बताया उसकी सुरक्षा को देखते हुए, लेकिन क्योंकि 20 दिसंबर यानी आज उसकी रिहा होने की तारीख तय थी, यही वजह है कि अब वो रिहा हो चुका है। राम किंकर हमारे सहयोगी पर जानकारी देते हुए, तस्वीरें आपने देखी हैं, ये जो विरोध प्रदर्शनकारियों की आप देख रहे हैं इंडिया गेट के बाहर। हालांकि एबीवीपी के पोस्टर्स पकड़े हुए तमाम यहाँ पर लोग दिख रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से भी अलग अलग संगठन अब इसमें जुड़ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन में जुट रहे हैं। ये पिता हैं उनके, बद्रीनाथ जी, निर्भया के। इससे पहले माँ को आपने सुना, बहुत मायूस है इस बात से कि उस नाबालिग को अब रिहा कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि उसकी इतनी चिंता, आज बद्रीनाथ जी ने सुबह इंटरव्यू में आज तक से कहा कि आज पूरी कायनात जुट गई है कि कैसे उस नाबालिग दोषी को बचाया जा सके, लेकिन मेरी बेटी का क्या, उसको इंसाफ नहीं मिला है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और लोग मौजूद हैं और एक बच्ची यहाँ पर मौजूद है जिसका बहुत अच्छा सवाल था। मैं चाहती हूँ कि आप आगे आइए और ये सवाल यहाँ पर जरूर पूछिए। मेरा सवाल ये है कि जो 16 साल मतलब जो नाबालिग को रिहा करा गया है उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है, तो इस बात की गारंटी कौन लेता है कि रिहा करने के बाद वो ये क्राइम फिर से नहीं करेगा?
मैं इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी। अंजना, अमूमन वर्ल्ड ओवर आनंद जी, अब आपको साफ सूंघ गया, अब आपको साफ सूंघ गया, जवाब दे रहा हूं, अब आपको साफ सूंघ गया। जवाब दे रहा हूं। जहां तक आइडेंटिटी का ताल्लुक, रेप करने की जहां तक आइडेंटिटी का ताल्लुक है, दो सवाल, दो क्वेश्चन रखे गए हैं, एक आइडेंटिटी के ऊपर और उसके बाद क्या गारंटी है नहीं किया जाएगा, पहला सवाल। जहां तक ये बच्ची है, ये बच्ची है, जहां तक आइडेंटिटी का ताल्लुक है, नहीं पता कि वो शख्स कौन है, वो समाज में खुला है। जहां तक आइडेंटिटी का ताल्लुक है, हम आपको फिर बता दें, रेप विक्टिम हो, कोई उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो सकती है। सेकेंडली, जो मुलजिम है, जो आपका 18 ईयर से नीचे है, बच्चा है, उसकी भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती एज पर लॉ। रही बात कानून किसके लिए है? कानून किसके लिए है? सेकंड क्वेश्चन कि आप कैसे बच पाएंगे? अगर उस नाबालिग की आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही है, तो क्या ये सही है? क्या अगर ये लॉ बना हुआ है कि आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, तो क्या ये लॉ सही है? क्या वो जब वो शख्स जब जनता के बीच में आएगा, किसी घर में रहेगा, तो इस बात की गारंटी कौन लेता है? बहुत सारे केसेस हैं जहां पर रेपिस्ट जो जिस लड़की के साथ या जिस वुमन का रेप हुआ है, वहां पर लोग बरी हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि उन लोगों को सवाल एक ही तरह का कानून किसके लिए है? देखिए, कानून आम पब्लिक के लिए बना है। तो ये लड़की, ये बच्ची कह रही है कि मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब वो नाबालिग अपराधी जिसने इतने बर्बर तरीके से, आपकी गवर्नमेंट एजेंसी का काम है अल्टीमेटली इन सब चीजों को देखना कि अगर वो क्राइम करता है कैसे बचा जा सकता है, ये उनकी जिम्मेदारी है। एक-एक करके इस पर कानूनी तौर पे कोई गारंटी नहीं दी जा है सकती कि ये रिपीट नहीं करेगा, राइट? That's right, absolutely. He is saying yes. So ये जो करेगा, he will have to face, दोबारा रेप करने he will की have to face रुझान the ये रखेगा consequences. जरूर। मैं इस पर अंजना जी, रागिनी जी, उसके बाद उसमें से कानून मदद नहीं कर सकती। सो आई रिपीट, हमारे यहाँ कानून जो है गायत्री वो जी। विक्टिम फ्रेंडली नहीं है। गायत्री जी, रागिनी जी, देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में खास तौर से एक मिनट सुन लीजिए। एक मिनट। अमेरिका में ये प्रावधान है बहुत सारे स्टेट्स में। सुनिए बहन जी, एक मिनट। अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स में प्रावधान है कि अगर कोई बहुत ही हीनियस क्राइम का मुजरिम होता है, तो वो जिस जगह पर जाता है या नई जिंदगी शुरू करता है या रहना शुरू करता है, वहां पर उसके पोस्टर तक लगा दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि ये भी बड़ा सवाल है आइडेंटिटी रिवील करने का। लेकिन फिर कानून हमारे देश का ये कहता है कि उस व्यक्ति की, उस मुजरिम की जो सजा काट के आया है, उसकी सुरक्षा का क्या होगा? हम इसीलिए बहस कर रहे हैं कि कानून बदले इस देश में। मैं एक और सुझाव है, क्या पुलिस स्टेशन में आप पब्लिक इंटेलिजेंस डालकर डिस्क्लोज करा सकते हैं उसके आइडेंटिटी को। पुलिस स्टेशन में जहां पे भी वो रह रहा है कि उसको बैड कैरेक्टर की तरह लिस्ट किया जाए। ये जरूर किया जा सकता है कि वो हफ्ते में या महीने में आकर वहां पर पुलिस स्टेशन में जाए और वहां पर कुछ दस्तखत करे, हाजिरी लगाए और ये पता चले कि वो है उसी जगह पर और उसने कोई क्राइम नहीं सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए मधु जी। अंजना, मुझे लगता है कि जितने भी अभी तक लीगल इंटरवेंशन हुए हैं इस मामले में, सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत अच्छा बारीकी कानून की एक पेचीदा पकड़ी है, जिसके आधार पर वो कोर्ट में गए हैं इसको रुकवाने के लिए, इसकी रिहाई। और उनका ये जो पहले शुरू भी हुई थी ये बात कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये है प्रावधान कि आपको असेस करना है कि वो रिफॉर्म हुआ कि नहीं, सुधार हुआ या नहीं। यहाँ क्लियर इंडिकेशन है कि सुधार के कोई आसार कम से कम ऑफिशियली सरकार नहीं दे पाती। और इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी की जो याचिका है उसको लेते हुए उसको रोका जा सकता है। दूसरी बात जो ट्रैकिंग की रही, ये सिर्फ कि थाने में आके रिपोर्ट करे उससे नहीं चलेगा। आज के दिन टेक्नोलॉजी ऐसी है that you can implant devices और उसको ट्रैक आज नहीं का आज क्या कर सकते हैं वो हेलो ये कितने अपराधियों में हो पाएगा? पूरी कर ले, फिर उस पर रिएक्शन। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमें आज के दिन जहाँ टेक्नोलॉजी ये पॉसिबल करती है, कम से कम हमें प्रावधान सोचने चाहिए ट्रैकिंग के क्रिमिनल्स को, ताकि वो खुले न छूटे। और ये नहीं मैं मानने को तैयार कि जिसने एक बार चोरी की या एक बार रेप किया वो परमानेंटली रेपिस्ट रहेगा। ये खुदा के लिए मैं ये बात बार-बार रख रही हूं, क्या पता कि वो अगली बार नहीं करेगा। ये जिस तरह की रेप इसने करी है और इसकी कोई भी इंटरवेंशन नहीं बात दी नहीं गई। कर रहे एक मिनट, हम इस तरह की रेपिस्ट जो है मैंने कोट किया है वर्ल्ड लेवल पे 85% रेपिस्ट इस तरह के रेसिडिविस्ट होते हैं, रिपीट करते हैं क्राइम। अब मैं दूसरी बार करता हूं, इफ द लॉ है गुजारिश और करूंगी, द लॉ कैन बी अमेंडेड ऑलवेज। देश की संसद किस लिए है? संसद इसलिए कि अगर कानून व्यवस्था में कोई कमी है तो उस कमी को सुधार दिया जाए। और अगर आज वो लड़की ये सवाल पूछ रही है तो देश की 95% लड़कियां ये सवाल पूछ रही हैं कि जब वो व्यक्ति
जनता के बीच में जाएगा, अगर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती है तो क्या गारंटी है? तो बिल्कुल कानून की कमी है, इस कानून में सुधार लाना चाहिए। बड़े तौर से चर्चा की जानी चाहिए। सब पूछ रहे आम आदमी पार्टी ने अपोज क्यों किया? आपके जो सांसद हैं वो अपोज क्यों कर रहे हैं? आज पार्टी सरकार, मैं यहाँ पे कह रही हूँ, आपके मीडिया चैनल में कह रही हूँ कि हम उस लड़की के साथ हैं, हम उनकी फैमिली के भावनाओं के साथ हैं और हम विधायक है ना, सांसद है। छोटा सा इंटरवेंशन, मेरी गुजारिश है, इतने संगीन मसले का राजनीतिकरण तो पहले करना छोड़ दीजिए। सबसे पहली गुजारिश मेरी ये है, एक मिनट मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। जहां तक बात इस बच्ची ने बहुत ही उम्दा सवाल खड़ा किया है उसकी आइडेंटिटी का, तो जो सबसे पहली बात आती है कि हमारा जो देश है, हम जो लोग हैं, हम जज्बाती लोग हैं। एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा होता है और हमें उसके बीच में एक बैलेंस लाने की जरूरत है। क्राइसिस होता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने की, जहां पे लिंच मॉब सिस्टम जो हमारे देश में अभी आपने देखा। नहीं, उस बच्ची के साथ लिंचिंग हुई थी उस दिन। कहाँ है आप? एक सेकंड, नहीं आप भूल रही हैं। एक सेकंड, नहीं मैं आपको नहीं बोलने दूंगी, अब आपको मुझे सुनना पड़ेगा। उस बच्ची के साथ उस दिन लिंचिंग हुई थी, जब 6 लोगों ने अकेले उसके साथ बस में ऐसी हरकत। आप लोग भूल जाती हैं, आपकी याददाश्त कमजोर है, आपकी याददाश्त कमजोर है मैडम, आप बिल्कुल समझ रहे हैं। आप ये क्या कह रही हैं? आपकी याददाश्त कमजोर है। नहीं, डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ, लेकिन ये कहना कि लिंचिंग हो रही है, लिंचिंग नहीं। अगर वो बच्ची कह रही है, उसकी आइडेंटिटी पे सवाल पूछ रही है वो। मतलब फिर अम्बाला में जिस तरह से हाथ काटे गए, दादरी में जो हुआ, अम्बाला में जो हुआ, वो बच्ची पूछ रही है आइडेंटिटी पर सवाल। हम आपसे ये आप इतने प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। प्रावधान है, अभी प्रावधान नहीं। अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे मैं वॉकआउट कर दूंगी। आप जा सकते हैं अगर आपको लगता है। बोलने के लिए आप धमका नहीं सकते, नहीं बोलना तो आप जा सकती हैं। एक सेकंड, आपको सवाल सुनना होगा। उस बच्ची का सवाल बहुत संजीदा है, अगर आपको नहीं बोलना आप जा सकती हैं। हाँ, ये पूछ रही है आइडेंटिटी पर सवाल, आइडेंटिटी पर सवाल। जो जवाब उन्होंने पूछा, अभी तक जो प्रावधान है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रावधान बदलने की बात पूछ रही है बच्ची। रेप के केसेस में इस प्रावधान को हटना चाहिए। रेप के केसेस में ये लाजमी होना चाहिए। ये मुद्दे की बात हुई। शोभा विजेंद्र जी, सारी दुनिया के सामने पब्लिश करना चाहिए। आइडेंटिटी रिवील करनी चाहिए। शोभा विजेंद्र जी, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो अपने आप में बहुत अच्छा एक्ट है, लेकिन उसमें ये जो 16 से 18 साल की चेंज की बात हुई है, ये हमारी पार्लियामेंट ने लोकसभा में पारित हुआ है। इसको राज्यसभा में पारित करने के लिए बता दिया, रिपीट कर रही हैं आप। आइडेंटिटी की बात सुनिए ना मैडम, आइडेंटिटी की बात सुनिए ना। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो ये बात हुई है कि हमें 3 साल तक उसको देखना है, 5 साल तक देखना है, बिल्कुल इसका प्रावधान है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। मुसीबत ये है कि उसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, चाहे हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो, चाहे हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो, दोनों के अंदर इंप्लीमेंटेशन खतरे में है। इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है। मेरा सिर्फ ये कहना है, ये राज्य सरकार को इसके अंदर इंटरवेंशन करना चाहिए था। राज्य सरकार को देखिए, जब उसमें रिफॉर्मेशन की बात थी, जब हमारा ये एक ऐसा सेंसिटिव और स्पेशल केस था, तो क्यों नहीं हमने 2 साल के अंदर वहां पर ऐसे साइकोलॉजिस्ट, ऐसे सोशल वर्कर उस बच्चे के ऊपर लगाए, उस बच्चे को लगाए, उसको रिफॉर्मेशन के चांस दिए। रादर हमने उसको हार्डन क्रिमिनल, रादर हमने उसको हार्डन क्रिमिनल बनाया। ये कौन देखेगा? ये कौन देखेगा? ये दिल्ली सरकार देखेगी। पता है दर्शक भी नहीं सुन पाते जब 2 लोग एक साथ। हम बता रहे हैं ना, ये दिल्ली सरकार की खामियां रही हैं। दूसरा एक मिनट देखिए, बहुत लंबा बोला है, कहाँ लंबा बोला है? रैली थोड़ी ना, कमाल कर दिया, आप पॉइंट बताने नहीं दे रहे आप। मैं तो बिल्कुल कम बोली, संसद कानून क्यों नहीं पास कर रहा? बस इसका जवाब दे दो। हम तो आप बता रहे हैं 1 साल तक लड़ाई करते रहे, कानून क्यों पास नहीं जाके देखते तो सही आधारशिला में क्या हो रहा है। उस रिफॉर्म होम के अंदर जाके तो देखते। मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार की रोज लड़ाई होती है। रिफॉर्मेशन करके तो देखते। सुब्रमण्यम वहाँ जाके तो देखते क्या हो रहा है। किसी सरकार की लड़ाई नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उस समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। किसकी है? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो बात कर ले पूरी, जल्दी आप अपनी बात बोलिए। शोभा जी, अगर फिर मैंने बोलना शुरू किया तो फिर आप नहीं बोल पाएंगे। मैं आऊंगी मैम आपके पास, फिर से आऊंगी। देखिए, मधु किश्वर जी ने सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में 2 मिनट तक बोला। उनकी प्ली जो है वो हाई कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी है ऑलरेडी।
पहला ये फैक्ट है, तो इसीलिए बार बार उसको कहना कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने प्ली रखी है और उनका जो आर्ग्यूमेंट है बहुत सही है, मैं उसको ठीक नहीं मानती। उसके बाद जो दूसरा सवाल उठता है कि जो SLP स्पेशल लीव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में कल दर्ज हुई, वो कल ही क्यों दर्ज हुई? अगर ये पहले हो जाती तो उसकी रिहाई नहीं होती आज। ठीक है, आइडेंटिटी पर बच्ची के सवाल पर जवाब। सवाल बच्ची को पता, मैं सबसे पहले आप इन सब लोगों को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, मैं कल मॉर्निंग के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालूंगा, जिसके तहत इस प्रोविजन को चैलेंज करूंगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इस प्रकार की आइडेंटिटी को शुड बी डिस्क्लोज एट एनी कॉस्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। एक दो सवाल आप सर सवाल पूछना चाह रहे हैं, सवाल के साथ ब्रेक हो जाए। पूछिए सवाल। ये आम आदमी पार्टी के विधायिका से मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि पहले जब ये कांड हुआ, सारे भारत में इसका विरोध हुआ, इंडिया गेट पर प्रदर्शन हुए, रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शन हुए, परंतु उसके बाद सरकार बदली, दोबारा सरकार बदली, सुधार गृह की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। और जब 3 साल पूरे हो गए तो आज फिर उसको गर्म कर दिया गया है। क्या ये राजनीतिक रूप नहीं है और कब तक चलेगा? कैसे पॉलिटिक्स खेली जा रही है? एक कहता है सुधार गृह में सुधार है या फिर नहीं? क्या वो नाबालिग दोषी सुधर कर बाहर निकला है या नहीं? क्या वो खतरा है? ये सवाल कई लड़कियों का यहाँ पर, और इसी बीच इस चर्चा को अब आगे लिए चलते हैं कुछ और सवालों के इर्द गिर्द। मैं इस पर पूछे। मैम, अभी राम किंकर जी ने बोला कि हम लोग जो मतलब कि इन्होंने कहा है कि वी.के. आनंद साहब ने बोला। हाँ, सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए जल्दी से। आनंद जी ने बोला है कि अगर कोई और ऐसा क्राइम करता है तो उसको फिर से सजा होगी, मतलब वही सजा होगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कोई भी हो, वो तो बेफिक्र हो गया हर बच्चा कि 18 उम्र से कम होगा तो उसको जल्दी से, मतलब जितनी बार भी जो क्राइम करना है वो कर सकता है। ऐसा ही मिलता जुलता सवाल आपका था। आइए जल्दी से, आइए जल्दी आइए, सवाल पूछिए। मेरा ये सवाल था कि नाबालिग जितने भी लोग हैं इस देश में, सभी नाबालिग बच्चों की मेंटलिटी बन जाएगी कि भाई इस व्यक्ति को 3 साल की ऐश की जिंदगी मिली है जो वो शायद अपने घर में भी नहीं पा सकता था, तो हम भी रेप करेंगे और हम भी इसी तरह से जिंदगी जी सकते हैं। आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू यू। ये हर बच्चा शायद ना करे, जो आप बात कह रहे हैं ये वाकई में चिंता हर बच्चा शायद ना करे, चिंता का विषय है। यदि आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो पिछले 2 से 3 सालों में मर्डर के जो क्राइम्स आए हैं, रेप के जो क्राइम्स आए हैं या दूसरे जो क्राइम्स आए हैं, उनमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिवाइस की गई है कि उनको डेलिबरेटली जुवेनाइल्स को यूज किया जा रहा है। तभी हम चाहते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में रिफॉर्मेशन आए और जो लोग हीनियस क्राइम में पकड़े जाते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मगर मुझे बहुत दुख है कि तमाम राजनीतिक बहुत आसान है, बहुत फैशनेबल है एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना। भाजपा कहती है कि कांग्रेस संसद नहीं चलने देती। भाजपा ने पिछले 1 साल में नेगोशिएशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के ऊपर ऑर्डिनेंस लाया। मेरा बहुत बड़ा सवाल है सरकार से कि यदि आप नेगोशिएशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में ऑर्डिनेंस ला सकते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जवाब दीजिए। सरकार आई है एनडीए की, सबसे पहले बिल लेके आई है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पहले बिल लेके आई है, सबसे पहले वॉइस रेज की है, मेनका गांधी लगातार लगी हुई है। लेकिन अगर पार्टी चाहती नहीं है, पार्टी चाहती नहीं, आप भी समझिए ना, कैसे राज्यसभा के अंदर उसको रोका। मैडम, बिल कानून नहीं होता, ऑर्डिनेंस कानून होता है। आप कानून की जानकारी लीजिए, आप कानून के बारे में समझिए, आप पता लगाइए बिल को किसको कहते हैं और ऑर्डिनेंस किसको कहते हैं। एनडीए सरकार आते ही बिल लाया गया, बिल की लोकसभा के अंदर। अगला सवाल जल्दी से, 1 सेकंड, मत बोलिए, ऑर्डिनेंस बनने के लिए ऑर्डिनेंस के लिए नहीं जरूरत है। आप कानून के ऊपर कानून थोड़ी आएगा। हमें बच्चों की बात को सुनना चाहिए, हमें बच्चों की बात सुनना चाहिए, उनके जवाब दिया जाना चाहिए। देश में इतना बड़ा कांड हुआ, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण दोषी था उसको दोषी करार कर दिया गया, बट वो रिहा भी हो गया है। उसके बाद हमें ये नहीं लगता कि जो भी हमारे 16 साल या 18 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे उन्हें गवर्नमेंट ये एक्सेस दे रही है कि चलिए हम भी ये काम कर सकते हैं, 3 साल की जेल मिलेगी, उसके बाद हम बाइज्जत बरी हो जाएंगे। लगभग जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन हमें ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। जब ये मैटर गया था, इसी सवाल के साथ लौटेंगे। 16 दिसंबर की उस रात सिर्फ सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ था निर्भया का, उसके शरीर के साथ ऐसी
विभत्स बर्बरता की गई थी जिसने हरेक को झकझोर दिया था। आज माँ के गाल पर, माँ के चेहरे पर आंसू टपक रहे हैं क्योंकि 3 साल तक वो इंसाफ की जंग लड़ती रही और उसका ये मानना है कि ये इंसाफ नाइंसाफी है। उसका ये कहना है कि उस नाबालिग दोषी की रिहाई के साथ ही इंसाफ की जो आस वो रख रही थी वो आज अधूरी रह गई है। वो बार बार ये कहती है कि उस दिन 16 दिसंबर की रात जैसा निर्भया ने अपनी माँ को बताया था, इसी लड़के ने आकर सबसे पहले उसे कहा था कि दीदी आ जाओ बस में, हम तुम्हें घर तक छोड़ देंगे। जिसके बाद उन सभी 6 लोगों ने न सिर्फ सामूहिक बलात्कार किया बल्कि विभत्स बर्बरता निर्भया के साथ की। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार लगता है कि हम में से कई लोग उस बर्बरता को भूल जाते हैं और हमारा झुकाव उस रेपिस्ट की तरफ चल जाता है क्योंकि हमें ये लगता है कि सुधार के जरिए आगे की दिशा बढ़नी है। तो ये 2 पहलू हैं इस मामले के जिसमें से किसी एक को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन तस्वीरों के साथ ही चर्चा की शुरुआत आगे करते हैं और एक लड़के हैं यहाँ पर जिनकी राय जरा अलग है इस पर। जरा आइए साहब, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या सवाल पूछना? बिल्कुल अंजना जी, आपने बहुत सही कहा कि इसके 2 पहलू हैं यहाँ पे। सवाल पूछिए। पहला सवाल यहाँ सभी लोगों से है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऐसे लोगों को सीधा मौत के घाट उतार दो या उन्हें आम जिंदगी में आकर एक जीने का मौका दो कि वो दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बने कि ऐसे लोग भी सुधर सकते हैं, हम इनको सुधार सकते हैं। ठीक है, इस पर ये बोलना चाहिए। मुझे एक सवाल पूछना। मैं ये कहता हूँ कि ये क्या उस लड़के को अपने घर में रखना चाहेंगे क्या? एक मिनट, मैं अगर उस लड़के को अपने घर में रखता हूं तो यहाँ पर कितने लोगों को पता है कि वो लड़का मेरे घर में रह रहा है? उसकी पहचान किसको है, उसका नाम किसको पता है? वो मेरे घर में वो मीडिया के माध्यम से हमें पता लग जाएगा कि आपके घर में रह रहा है। मैं आपसे इस पर किसकी राय है? ये महिला भी यहाँ पर थी जो इस पर राय देना चाह रही थी, बोलिए। हाँ, नहीं, ये कह रहे थे कि एक आतंकवादी को और मतलब 1,10,000 हमारे जेलों में कैदी बंद हैं, उनको सबको सजा का एक जैसा प्रावधान होना चाहिए। एक जैसा क्यों होना चाहिए? कोई रेपिस्ट है, कोई मतलब डकैती में गया है, कोई मर्डर में गया, तो सबको सजा एक जैसी कैसे हो जाएगी? भाई मैं इस पर एक सेकंड में आ रही हूं, इस पर आप भी बोलना चाहेंगे इस पर, उसके बाद मैं रिएक्शन लूंगी। हाँ मैम, उसकी सबसे बड़ी सजा तो यही होगी ना कि उसको आप ऑन एयर कर दीजिए, उसकी आइडेंटिटी जो है उसको दिखा दीजिए, तो हम उसको अभी कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। मेरी एक लड़के की बात पर किसी और की राय? आप बोलिए। मैडम, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, जब सेलिब्रिटीज के लिए रातों रात कानून बदल सकते हैं, क्या इस निर्भया के लिए 3 साल भी टाइम कम है? वेरी गुड। मैं आपके साथ आप भी बोलिए। बिल्कुल आपके साथ हूँ। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जब सांसदों और विधायकों के हितों की बात हो तो कानून बड़ी जल्दी बदल जाते हैं, प्रस्ताव बहुत जल्दी आते हैं और बहुत जल्दी पास हो जाते हैं। तो क्या इसमें संवेदनहीनता क्यों बढ़ती जा रही है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। मैम, जिसने किसी ने इतनी हैवानियत से जान ली है उसको दोबारा जीने का मौका क्यों दिया जाएगा? क्यों दें हम उसको दोबारा जीने का मौका ताकि वो दूसरे बार फिर से वही काम करे? हमारी सरकारों को जागरूक होना चाहिए अपने भले के लिए। जैसे ये जागरूक रहती हैं, ये बिल जल्दी से जल्दी संसद में पास होना चाहिए। जो बलात्कारी टाइप रैपिस्ट है, इनके लिए अलग एक सख्त कानून होना चाहिए, इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बोलिए आपने मैडम बोलिए जल्दी से, ये बच्ची बोलिए उसके बाद। जैसे कि हम लोग देखते हैं दिल्ली एक सेफ जगह नहीं है, तो ऐसे हम लोग अपने आप को एक लड़की की तरफ से कैसे अपने आप को सेफ्टी मंजूर करेंगे? ऐसे जो इतने केसेस आ रहे हैं सामने। अब एक सवाल आप। ये वकील साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, अब जबकि वो लड़का छूट चुका है तो प्लीज दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। आज आप खुश हैं कि आपका मुवक्किल छूट गया या कहीं ना कहीं डर भी है कि खूनी वहशी दरिंदा आज दोबारा से सड़कों पे आ गया? मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं इनका वकील नहीं हूं, मैं वकील था राम सिंह का और मुकेश का। एक सेकंड रुक के तो थे, इनमें से किसी ना किसी को तो बचा ही रहे थे आप। लेट मी फिनिश माय डियर फ्रेंड, आपने सवाल रखा, मैं उसका जवाब देता हूं। आप लोगों ने कहा, पहली बात तो मैं उसका वकील नहीं था। सेकेंडली, हम आपको फिर बता दें, जब मैंने इसका ट्रायल किया, मैंने वो सोशल कॉज किया, वो कोर्ट एंड सोशल जस्टिस किया। आप सोच भी नहीं सकते। इस सवाल का जवाब पूछेगा निर्भया की मां से कि उसके साथ कैसा कैसा अल्टीमेटली ड्यूरिंग ट्रायल जो है। मैं आपको बताता हूं जो है। रही बात आपका कि आपका दिल खुश कोई भी नहीं होता। मैंने पहले कहा है कि पूरा राष्ट्र जो है निर्भया के मां के साथ, लेकिन इस समय पॉलिटिक्स खेली जा रही है, सारी पार्टियां पॉलिटिक्स खेल रही हैं, अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स खेल रहा है।
हर आदमी पॉलिटिक्स यहाँ पर खेल रहा है। ये मुझे देखिए उसका नतीजा ये मेरे पास पेपर है कि कल कैसे पॉलिटिक्स खेली गई है। ये मैं आपको पेपर दिखाता हूँ कैसे पॉलिटिक्स खेली जा रही है। क्या हो रहा है जी नहीं सर, मैं ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए आप। देखिएगा ऐसा है जी, मैंने कहा जिनकी बेटी के साथ हुआ है उनसे पूछो, वो हमारे भारतवर्ष हमारे देश की बेटी है। मैं आपसे एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि अंजना, आई हैव अ क्वेश्चन टू ऑल द ऑडियंस जिन्होंने पूछा, आप लोगों ने पूछा एक बार कांड हुआ था तब हमें लगा था कि देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा जी, लेकिन उसके बाद भी 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसे में अपराधियों को तुरंत सख्त से सख्त सजा दी जाती, फांसी दी जाती, तो आगे से और भी अपराधी पैदा नहीं होते। I have a question, अंजना, I have a question to all of them. My question is, punishment जब दी जाती है क्यों देते हैं पनिशमेंट? आप कह रहे हैं इसको पनिशमेंट देनी चाहिए थी। पनिशमेंट का कोई मकसद होता है, सिर्फ गुनहगार को गुनाह की सज़ा नहीं मिलती, एक मैसेज जाती है। इस तरह की गुनाह आपने किया तो आपके साथ ऐसा होगा। क्या हम वो मैसेज दे पाए? इसके बाद हम नहीं दे पाए। मैं ये कहना चाहती हूँ अगर कोई अपराध होता है तो उसको खत्म करना बिल्कुल नाकाफी है। अगर कोई अपराध होता है तो उसको खत्म करना हमारी जिम्मेदारी, हमारे संविधान की जिम्मेदारी, कानून की जिम्मेदारी है। आज ऐसा अपराध हुआ है 3 साल पहले, एक नाबालिग ने किया हो, चाहे जिसने, वो मेंटली प्रिपेयर हो चुका था तभी उसने ये अपराध किया है। मोदी सर पहले आप पूरा क्वेश्चन सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। वो अंडर 18 था इसलिए वो छूट गया। कल को सारे अंडर 18, जैसे कि उसने कहा सारे अंडर 18 यही करेंगे, उसके बाद कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश की महिलाएं सेफ है? और आप कह रहे हैं कानून की दुहाई दे रहे हैं। एक सेकंड प्लीज। देखिए, कोई नहीं सुन पाएगा प्लीज। मुझे लगता है शुरुआत इस बात से होनी चाहिए कि इस देश की कानून व्यवस्था में, न्यायिक व्यवस्था में और कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी रही है। इसी वजह से आज ये गुनाह हुआ भी है और उसके बाद हमें ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जो कि लोगों को भी समझनी पड़ेगी कि अगर हम कानून को दरकिनार करके मॉब जस्टिस या लिंच वायलेंस की बात करेंगे तो उससे इस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। लोग नहीं कर रहे। नहीं, वो हो रहा है ना, लोग कह रहे हैं कि हमारे हवाले कर दीजिए। हमने ये नहीं कहा। नहीं, दूसरी बात, आज अगर ये कानून बदला भी जाएगा, हटाया जा रहा है, तस्वीरें आई आपको दिखाते हैं, प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया जा रहा है। एक सेकंड, ये खबर आ रही है, प्रदर्शनकारियों को इस वक्त वहां से हटाया जा रहा है। जो तस्वीरें आ रही हैं ये देखिए, विरोध प्रदर्शन जो लोग कर रहे थे, यानी परिवार के लोग भी इसमें शामिल रहे हैं, इन सभी लोगों को अब वहां से हटाया जा रहा है। पुलिस बसों में उन्हें भर के वहां से ले जा रही है और सभी विरोध प्रदर्शनकारियों को सड़कों से अब हटाया जा रहा है। इंडिया गेट पर ये नाबालिग की रिहाई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। माता पिता जिसकी अगुवाई कर रहे थे, निर्भया ज्योति ट्रस्ट के साथ तमाम लोग, आपने देखा एबीवीपी के पोस्टर्स, एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, तमाम अन्य कार्यकर्ता थे। और इस रिहाई के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें अब पुलिस इन्हें वहां से हटा रही है। मीडिया का भारी जमावड़ा, इस बीच पुलिस मशक्कत करती हुई विरोध प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश, क्योंकि इंडिया गेट का जो ये हिस्सा है वहां पर आमतौर पर विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक ब्रेक के लिए आपको छोड़े जा रहे हैं, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक। निर्भया को इंसाफ दिलाओ, हमारी विशेष पेशकश आप देख रहे हैं। इंडिया गेट से तस्वीरें आ रही हैं। जो लोग नाबालिग की रिहाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस उन्हें हटा रही है उन जगहों से और बार बार मुद्दा आकर पॉलिटिकल विल पर अटक जाता है। इससे मैं चाहती हूँ कि जितने यहाँ पर मंच पर लोग मौजूद हैं, पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे शुरुआत करते हुए आपसे शोभा विजेंद्र जी शुरुआत। देखिए, मैंने तो शुरू में भी जो लाइन रखी थी वही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि दिल्ली सरकार ने मिस हैंडलिंग की है। इतना सेंसिटिव केस था। अच्छा, अब आप फुटबॉल के अंदर, फुटबॉल की बात नहीं है, बिल्कुल मैं बिल्कुल लॉजिकल बात कर रही हूं। मैं बिल्कुल लॉजिकल बात कर रही हूं। दूसरे मामलों पे ला सकती हैं, इस पर ऑर्डिनेंस लाने की क्यों नहीं सोची? रिफॉर्मेशन की प्राथमिकता नहीं है। बात सुनिए, रिफॉर्म वो तो 2012 में होना चाहिए था। ऑर्डिनेंस 2012 में क्यों नहीं हुआ लोकसभा के अंदर? आपने तो ऑर्डिनेंस की बात करते 2012 पार्लियामेंट में। आप देखिए, दिल्ली सरकार की बॉडी लिस्ट भी नहीं किया ये मैटर की, दिल्ली सरकार की बॉडी है डीसीडब्ल्यू। 12 एनडीए सिलेक्ट कमेटी में पहली बात सुनिए, डीसीडब्ल्यू को क्या लेना देना इसमें? डीपीसी दिल्ली जो पुलिस का जो
बच्चों का जो बोर्ड होता है उसको वहाँ पे जाना चाहिए था। DCW रात को जाके DCW जाके बैठ के वहाँ पे जो कर रहे हैं उसको 4 दिन पहले नहीं करना चाहिए था। स्वाति मालीवाल केवल तमाशा करने के लिए, अरविंद केजरीवाल उसको 10,000 रुपए देंगे उसको टेलर बनाने के लिए। मोदी सरकार की तरह सो नहीं रही थी। आप सुनिए ना, 12 बजे सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ पे दलील दी, क्या सो रहे थे? वहाँ पे प्री फाइल किया करने के लिए ड्रामा, उसी के जरिए का सुप्रीम केवल और केवल ड्रामा करने के लिए, टिप्पणी नहीं केवल और केवल रात के 12 बजे चेयरमैन ने जाके लेकिन सरिता जी, आपकी पार्टी पर भी आरोप लगता है कि आप लोग मीडिया जब तक आखिरी मोमेंट तक पूरा ड्रामा बिल्डअप ना हो जाए एंट्री मारते नहीं है। ये जो देरी है ये कहीं ऐसा भारी पड़ जाए। तस्वीरें लगातार दिखा रहे अपने दर्शकों को किस तरह से प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है। ये इस वक्त की सीधी तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं इंडिया गेट से, और लगता ऐसा ज़रूर है कि ये दिसंबर 2012 की एक बार फिर से याद दिलाती हैं तस्वीरें, क्योंकि पुलिस बहुत मशक्कत कर रही है लोगों को हटाने के लिए, लेकिन लोगों को हटा पाना वहां से मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इस बीच आप अपना जवाब पूरा कीजिए। इतनी देर से क्यों जागे नींद से? इसमें मैंने पहले भी क्लैरिटी दी कि स्वामी अब तो वो रिहा हो गया। जी का हाईकोर्ट ने कैंसिल किया। कल रात में हम सोए नहीं, DCW की चेयरमैन वहां पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर दिया, एक आखिरी गुंजाइश बची है, और अगर सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे को लिया तो जरूर सुप्रीम कोर्ट, जैसा भाई साहब कह रहे थे, कुछ ना कुछ अच्छा हम आशा रखते हैं कोर्ट के ऊपर। अगर देश चाहेगा, देश की जनता चाहेगी, तो जो एक खास प्रावधान की बात की जा रही है हीनियस क्राइम्स को लेके, वो कानून में बदलाव जरूर आएगा। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि FIR के रजिस्ट्रेशन से लेके, इन्वेस्टिगेशन से लेके, जो हमारे पास सैंपलिंग के और फॉरेंसिक लैब्स हैं, उससे लेके जस्टिस जल्दी मिले, ये सारे प्रावधान इनमें रिफॉर्म की जरूरत है, ताकि जो क्रिमिनल्स हैं, लेकिन जब भी ऐसी कोई परिस्थिति बनती है हौसला पस्त हो, तब जाकर लोग नींद से जागते हैं, और तब आप पॉलिटिकल पार्टीज को इस पर बोलते हुए सुनते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें परिवार के लोगों को भी वहां से हटा दिया गया है, तमाम प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। ABVP के इस बीच लोग वहां पर पोस्टर दिखाने में मशरूफ हैं। ये इंडिया गेट की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त सीधी देख रहे हैं। पुलिस वहां से तमाम लोगों को, वक्त की बहुत कमी है। मधु जी, आपसे शुरुआत करते हुए एक लाइन में प्लीज अपनी बात समराइज कीजिए, और मैं निवेदन करूंगी आप सभी लोगों से, बहुत गंभीर मुद्दा है, एक बार में एक व्यक्ति की आवाज पहुंचती है, प्लीज शांति रखें, उन्हें अपनी बात कहने दें। मधु जी, कानून बदलने का काम बहुत ही सोच समझ और संवेदनशीलता का काम है, और हम हिस्टीरिया न क्रिएट करें, प्रेशर बनाए रखें, और कम चिल्लाने से आपके दिल की संवेदनशीलता नहीं प्रूव होती है। और मैं गुजारिश करती हूँ हमारे सब मेरे मित्रों से भी कि चिल्ला के हिस्टीरिया मत कीजिए, बारीकी समझिए कानून की, और बारीकी बिना समझे आप कानून में सुधार नहीं ला सकते। जयंती जी, 2 लाइन। मैं शुरू से कहती आई हूँ, एक डिटरेंट सामने आना चाहिए, और कानून को ये सोचना चाहिए कि इस हाई टाइम विक्टिम फ्रेंडली ना हो, परपिट्रेटर फ्रेंडली ना हो के विक्टिम फ्रेंडली हो जाए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, अब निर्भया वाले केस को ये पॉलिटिकल रंग नाम ना दें, ये उनका मिसयूज मत कीजिएगा, उनकी भावना के साथ मत खेलिएगा, या पॉलिटिकल लीडर जो। वसुंधरा जी, 2 लाइन में। अंजना जी, बहुत संक्षिप्त में मैं बोलना चाहूंगी साहिर लुधियानवी जी की एक बात और एक कविता, कि मदद चाहती है हव्वा की बेटी, यशोदा की हमजिस वो राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, सना खाए तकदीर मशरिक कहाँ है, जिन्हें नाज था हिंद पे वो कहाँ है। मैं जगाना चाहूंगी इन पंक्तियों से तमाम सियासी पार्टियों को कि यदि वे जरा से भी इस मसले को लेकर गंभीर हैं तो सबसे पहले इस बिल के ऊपर चर्चा करें, इस कानून को पास करें, ताकि हम और निर्भया बनाने से बचा सकें। सवाल यही है कि सबक हमने सीखा है या नहीं, लगता नहीं है, कम से कम एक देश के रूप में। इस विशेष पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए आज तक।